इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो सभी अपनी कॉपी निकालेंगे और नोट करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले समझिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब अगर हम केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़े, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मात्रा इक्वल हो जाए, यानी ए रिवर्सिबल बी, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में। बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए में। तो इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जितनी मात्रा में ए बन रहा है उतनी मात्रा में बी, जितनी मात्रा में बी उतनी मात्रा में ए। बात समझ में आई? बराबर हो जाए जब दोनों तरफ बराबर हो जाए। अच्छा, रस्सी पे देखा किसी बच्चे को चढ़ के खेल दिखाते हुए देखा? डंडे से ऐसे वो चढ़ता है, वो इक्विलिब्रियम है। दोनों तरफ उसने क्या बनाया हुआ है? अपना बैलेंस बना रखा है। बात समझ में आई? उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा, थर्मो का मतलब होगा हीट। थर्मो का मतलब आपको बताया था क्या होता है? हीट। तो यहाँ पर देखिए, सिस्टम सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या क्या होते हैं बताया था इससे पहले लेक्चर में? क्या क्या होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हैव कांस्टेंट वैल्यू सॉरी। यानी क्या हो जाए कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इनकी जब वैल्यू कैसे हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। दोबारा समझिए, सिस्टम को हम कब कहेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? जब जो स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, जब उनकी वैल्यू क्या हो जाए? बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, ना घट रही है ना बढ़ रही है। भाषण में ना डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये देखो कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हेन T रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। बात समझ में आई? थर्मल कब कहेंगे? जब टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट। स्टेट वेरिएबल में जब टेम्परेचर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसके बाद है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल में क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर? कांस्टेंट हो रहा है। प्रेशर कैसा हो जाए? बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, ना डिक्रीज ना ही इंक्रीज, उसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तब उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद है नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जितनी मात्रा में रिएक्टेंट घट रहा है उतनी मात्रा में प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी मात्रा में प्रोडक्ट उधर से उधर जा रहा है उतनी मात्रा में रिएक्टेंट बन रहा है। बात समझ में? दोनों तरफ रिवर्सिबल हो जाए रिएक्शन। तो क्या? कंपोजिशन ऑफ सिस्टम, यानी जो सिस्टम जितने भी कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन में किससे मिलकर बना होता है? वो रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। तब जब उनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, तब इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आई? यस मैम। थर्मल कब बोलेंगे? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। मैकेनिकल कब बोलेंगे? जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। और केमिकल कब बोलेंगे? जब जो सिस्टम का कंपोजिशन है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जब उनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, तब उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बात समझ में आएगी सभी को? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ? नो मैम। उतार लिया? यस मैम। चलो आगे चलेंगे। अब पढ़ेंगे हम स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आ गया सभी को? यस। चलो रफ करती हूँ मैं। देखिए फंक्शन किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या होती है स्टेट फंक्शन की। ए फिजिकल
कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल। इज सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट। स्टेट कहते हैं किसी अवस्था को ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ। देखो क्या कहा इन्होंने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी, ये क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। इट्स सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन, वो स्टेट फंक्शन हो सकती है इफ इट्स वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ओनली ऑन दी स्टेट। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? केवल उसकी अवस्था के ऊपर, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ, उसके रास्ते से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसके पाथ से उसका कोई संबंध नहीं है। केवल किससे संबंध है? उसके, बताओ, उसकी स्टेट से संबंध है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। यानी किसी भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी सिस्टम की, उसको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे अगर उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओनली स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। समझिए, आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, अपने घर से कहाँ आ रहे हो? स्कूल, या ट्यूशन पढ़ने जा रहे, घर से कहाँ? मैडम के पास जाओगे या सर के पास जाओगे? तो जो सर है ना, वो जो सर है, या मुझे लगा लो मैं एक स्टेट फंक्शन हूँ, मुझे केवल किससे मतलब है? आपकी स्टेट से मतलब है। आप घर से स्कूल में आए कि नहीं, मुझे आपके रास्ते से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे घूम के आओ, पूरे गुरुकुल का चक्कर लगा के आओ, या हमीरगढ़ नरवाना को क्रॉस करके आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? मुझे केवल आपकी स्टेट से, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या है? आपकी घर, फाइनल क्या है? आपका स्कूल। बात समझ में आई? यानी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे इफ इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओनली ऑन द स्टेट, उसकी स्टेट के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है ऑन द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ। पाथ के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो रास्ते से कोई मतलब नहीं है मुझे। बात सुन में आई? मुझे तो तुम क्लास में चाहिए, तुम चाहे कहीं से भी आए हो, किसी भी रास्ते से आए हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? yes, मैं क्या हो गई है? स्टेट फंक्शन हो गई। बात समझ में आ रही है? yes, जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, उसका पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम उसका V1 था, टेम्परेचर उसका T1 था। बात समझ में आई? ये थी उसकी इनिशियल स्टेट। ये घर समझ लो, ये आपका घर है, ठीक है, ये क्या है? इनिशियल स्टेट। उसके बाद फाइनल स्टेट पर क्या हो गया? P1 से क्या हो गया? P2, V1 से क्या हो गया? V2, T1 से क्या हो गया? T2। यानी वॉल्यूम भी बढ़ गया, P1 से प्रेशर भी बढ़ गया, P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से क्या हो गया? V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से क्या हो गया? T2 हो गया। दोनों चीजें क्या हो गई? चेंज हो गई इनिशियल से फाइनल में। बात समझ में आ रही? अब ये इनिशियल से फाइनल में कैसे पहुंची, ये कोई मतलब नहीं होता स्टेट फंक्शन को। उसको तो केवल किससे मतलब होता है? ओनली किससे मतलब होता है? स्टेट से मतलब होता है, पाथ से मतलब नहीं होता। क्या बात समझ में आई? yes, ma'am। ये घर है, घर से आप स्कूल पहुंच गए, बस बात खत्म। कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, कहाँ से आए हो, धक्के खा के, नहीं पता, ना मतलब है मुझे कुछ भी। आई बात समझ में? yes, ma'am। तो ये कहलाता है क्या? हमारा स्टेट फंक्शन कहलाता है। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? सभी को आ गई? yes, ma'am। मतलब जिसको इनिशियल और फाइनल से मतलब होगा। इनिशियल और फाइनल को कैसे निकालते हो? ध्यान दीजिए, किससे डिनोट करते हो? अगर हमें प्रेशर को ही निकालना है तो क्या लिखते हैं? उसको हम डेल्टा P लिखते हैं ना। डेल्टा P का मतलब क्या होगा? P2 में से क्या घटा दोगे? P1 को कर दोगे माइनस। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर टेम्परेचर को लेना है तो टेम्परेचर को कैसे लिखते हो? डेल्टा V। इसका मतलब क्या हो गया? T2 से T1। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम की उसमें लेना तो डेल्टा V लिखते हो, V2 से V1। बात समझ में आई? यानी फाइनल और इनिशियल से मतलब है, रास्ते से कोई मतलब नहीं है, पाथ से कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? yes, ma'am। चलो आगे, अब लिखेंगे पाथ फंक्शन। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या क्या चीजें होती है एग्जाम्पल में लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखोगे U, H, S और अभी बताया क्या? टेम्परेचर, T और वॉल्यूम। U को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, नॉट
कर लेंगे। U को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, H को कहते हैं एंथैल्पी, H को कहते हैं एंथैल्पी। आगे पढ़ोगे क्या होती है ये, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। S को कहते हैं एंट्रोपी, S का मतलब होता है एंट्रोपी। E का मतलब आपको पता ही है क्या है, टेम्परेचर। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। बात समझ में आई? ये सभी स्टेट फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। रफ करती हूँ, उतार लीजिए। देखो पाथ फंक्शन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पाथ रास्ता। दोज फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पाथ। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर। फॉलो टू रीच, कैसे पहुंचा है वहां तक, दैट स्टेट आर नोन एज पाथ फंक्शन। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो रहा है वहां पर, तो जो फंक्शन है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे उसको हम, जो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्टेट में पाथ से कोई मतलब नहीं था, वहाँ इनिशियल और फाइनल से मतलब था, इनिशियल और फाइनल वैल्यू से मतलब था, स्टेट से मतलब था, अवस्था से मतलब था कि आप कहाँ पर हो। यहाँ किससे मतलब है, यहाँ पाथ से मतलब है, किस रास्ते को तय करके आप मेरे पास पहुंचे हो। बात समझ में आई? आप घर से सीधे स्कूल आए हो या रास्ते में आप किसी फ्रेंड से मिलकर आए हो। बात समझ में आई? तो वो जानकारी कौन रखेगा, मैं नहीं रखने की, कौन रखेगा, हैं बताओ, पाथ रखेगा, पेरेंट्स रखेंगे आपके, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या हो गए, पाथ फंक्शन हो गए। वो आपकी सारी जानकारी रखेंगे कि भाई आप सीधे स्कूल जा रहे हो कि नहीं, या रास्ते में किसी फ्रेंड के घर पे बैठ के जब जाते हो स्कूल में, ठीक है, या चक्कर काट के जाते हो, लंबा करके जाते हो उस अपने रास्ते को। अगर जाना हो 1 मिनट पहुंच रहे हो वहां पर 5 मिनट में, क्यों, क्योंकि वो आपको खर्चा दे रहे हैं। बात समझ में आई? वो आपको क्या दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, तो उसको उनको तो पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। तो पाथ फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? क्या होता है पाथ फंक्शन, एग्जांपल ले लेंगे कौन कौन से होते हैं इसमें। एग्जांपल होता है वर्क एंड हीट, हीट को क्यू से लिखते हैं, कभी एच से लिखो, हीट को हमेशा क्यू से लिखते हैं हम, हीट को, और वो भी स्मॉल क्यू से, सॉरी मैंने बड़ा लिख दिया, स्मॉल क्यू से लिखते हैं हीट को। वर्क को लिखते हैं डब्ल्यू से, 10th में पढ़ा था आपने ये। तो ये दोनों ही कौन से फंक्शन है, ये दोनों ही पाथ फंक्शन है, वर्क भी और हीट भी। क्यों बताओ, आप घर से स्कूल में आ रहे हो, अपनी फ्रेंड से मिलकर आ रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्क तो कर रहे हो ना तुम। यस मैम। उसके बाद हीट, कुछ ना कुछ उसमें भी आपकी खर्च हो रही है। बात समझ में आई? एनर्जी भी तो खर्च करके आ रहे हो। पहले जहाँ सीधे रास्ते से आना था वहाँ घूम कर आ रहे, तो और ज्यादा एनर्जी खर्च करके आ रहे अपनी। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। पाथ फंक्शन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर। और इसमें दो ही चीजें आती हैं, एक आता है वर्क और दूसरी आती है हीट। कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात, सभी को आ गई? यस मैम। दोनों टॉपिक बिल्कुल, स्टेट फंक्शन भी और पाथ फंक्शन भी। यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो बहुत बढ़िया। देखो जो स्टेट फंक्शन था वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो पाथ फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में सभी को? यस मैम। जहाँ पर भी डेल्टा एच या डेल्टा यू, डेल और ऐसे बना जाए, मतलब किसकी बात हो रही है, स्टेट फंक्शन की बात हो रही है। बात समझ में आई? वहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्टेट फंक्शन की। बिना पढ़े या बिना सोचे समझे आप कह दोगे कि हाँ स्टेट फंक्शन से रिलेटेड है ये चीज़। आई बात समझ में? या डेल्टा टी भी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन की बात हो रही है, इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है यहाँ पर। आई बात समझ में? लेकिन अगर डब्ल्यू और क्यू है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, पाथ, वर्क की और किसकी, हीट की। ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये पाथ फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। सभी को बात समझ में आ गई है? यस मैम। सभी बच्चों को अच्छी तरह से? यस। चलो बहुत बढ़िया।